सिबिल अपने इंटेंशंस को लेकर काफी फ्रैंक था। उसने डिक्लेयर किया कि वो यंग मास्टर थियो को फॉलो करना चाहता है। उसने ईमानदारी से ये भी कन्फेस किया कि वो भी उन लोगों की भीड़ का हिस्सा था जो टैलेंटलेस दिखने वाले रैग्नार को इग्नोर करते थे। वो मानता था कि रैग्नार्स इम्बेसिल का टाइटल थियो पर परफेक्ट फिट बैठता है। थियो ने उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया, लेकिन वो थोड़ा पिस्ड ऑफ फील किए बिना नहीं रह सका। ये बास्टर्ड बिना रियलाइज किए कि वो क्या कह रहा है, प्रैक्टिकली उसकी बुराई ही कर रहा था। सिबिल का दिल तब बदल गया जब उसे पता चला कि यंग मास्टर हर सुबह आकर किसी भी और से ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। मोरओवर, उसे उस फ्रॉड रैंडन के खिलाफ हुई फाइट में इस मेहनत का रिजल्ट देखकर बहुत ऑनर फील हुआ। सिबिल को उस इंस्ट्रक्टर का सिर हवा में उड़ते हुए देखकर बहुत मजा आया था। वो फर्स्ट हैंड थियो की मिराक्युलस ग्रोथ देखकर अस्टाउंडेड यानी हैरान रह गया था। डीमन ड्रैगन जूलियस रैग्नार का खुद पर्सनली यंग मास्टर को व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में इनवाइट करने का नज़ारा उसके दिमाग में छप गया था। सिबिल ने प्रोक्लेम किया कि उसी पॉइंट से थियो उसका आइडल बन गया है। सबन इंस्पेक्शन ऑफिस का इडियट कहलाने के बाद वो खुद पर से उम्मीद छोड़ देना चाहता था, लेकिन थियो के आने पर सब बदल गया। अब वो सिर्फ अपने हीरो के साथ स्वॉर्ड्स क्लैश करने, लड़ने की अपॉर्चुनिटी चाहता था। इस यंग मैन की फ्रैंकनेस काफी शॉकिंग थी। यूजुअली थियो किसी के भी ट्रू इंटेंशंस पर डाउट करता, लेकिन ऑब्जर्वेशन स्किल ने इस लड़के का ट्रू नेचर दिखा दिया था। सिबिल के मन में थियो के लिए स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट थी, और वो सच में सिर्फ एक स्पार चाहता था। सब कुछ इशारा कर रहा था कि वो जेन्युइन है। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन थियो प्लीज्ड था। रैंडन को हराने और लॉर्ड जूलियस का अटेंशन मिलने की रूमर फैलने के बाद थियो को लगा था कि इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे लोग उसे टेस्ट करने के लिए झुंड बनाकर आएंगे। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे लोग भी होंगे जो उसे एडमायर करेंगे और अपनी मर्जी से उसे फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ लोगों की रगों में अभी भी रैग्नार्स प्राइड दौड़ता है। ये परफेक्टली वर्कआउट कर सकता है, क्योंकि थियो को भी अपने सर्कल में ऐसे लोगों की जरूरत होगी जिन पर वो ट्रस्ट कर सके। आखिरकार अगर वो रैग्नार का क्लैन हेड बनना चाहता है, तो उसे कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स की जरूरत होगी। फर्दरमोर, वो इस सिचुएशन का यूज अपने फाइनल ट्यूटोरियल क्वेस्ट को प्रोग्रेस करने और अपने इम्बिसिल टाइटल से छुटकारा पाने के लिए कर सकता है। ये एक ऐसा नाम था जिससे वो अपनी पास्ट लाइफ में कभी नहीं बच पाया था। सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की गई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ वो इस शेमफुल टाइटल को पूरी तरह से पीछे छोड़ने के लिए डिटर्मिन्ड था। थियो ने स्पार करने की परमिशन मांगने के लिए एवेलिन की तरफ देखा, और उसकी नई मास्टर ने खुशी-खुशी इजाजत दे दी। उसे अपनी स्किल्स शो ऑफ करने के लिए अर्ज किया। अपनी ब्लेड से सल्यूट करते हुए उसने फॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस किया। थियो रैग्नार, रोज पैलेस का अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन, जो मास्टर एवेलिन नेविल की गाइडेंस में अवेकनिंग सेरेमनी का इंतजार कर रहा है। उस वन आर्म स्वॉर्ड्स मास्टर ने अप्रूवल के साथ स्माइल किया। सिबिल ने क्लमजिली वापस सल्यूट किया और खुद को सदर्न इंस्पेक्शन पोस्ट के एक अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने कुराई क्लैन की स्वॉर्ड्समैनशिप इनहेरिट की थी और उसका फोकस क्विक स्वॉर्ड पर था। फाइनली स्पारिंग सेशन शुरू हुआ और सिबिल जमीन से ब्लास्ट ऑफ हो गया। वो बिल्कुल शुरुआत से ही, गेट गो से ही जान लेने पर उतारू किसी मैडमैन की तरह लग रहा था। थियो ने पहले अटैक को ब्लॉक किया, जिससे कोलिजन में उनकी ब्लेड से चिंगारियां निकलने लगीं। सदर्न इंस्पेक्शन पोस्ट का वो इडियट अनडिनायबली बहुत तेज था। उसकी स्पीड ही वो एक चीज थी जिसे लेकर वो इनक्रेडिबली कॉन्फिडेंट था। अपने पहले ही एक्सचेंज से सिबिल ऑलरेडी फील कर सकता था कि यंग मास्टर की स्किल एकदम रियल डील है। मीनवाइल, थियो सोच रहा था कि इस बच्चे को सबसे पहले इडियट का लेबल क्यों दिया गया था। अगर वो अपनी प्रीवियस लाइफ में इस गाय का सामना करता, तो वो इसके कुछ हिट्स झेलने में भी स्ट्रगल करता। लेकिन बेशक वो अपने प्रीवियस वर्जन से बहुत आगे आ चुका था। थियो ऑफेंसिव मोड में आ गया और अपनी ब्लेड ऐसे घुमाई कि सिबिल किसी रैग डॉल की तरह हवा में उड़ गया और उसकी स्वॉर्ड पर से उसकी ग्रिप छूट गई। करंट थियो के लिए ये बच्चों का खेल था। बेचारे सिबिल की सोलर प्लेक्सिस पर इतनी जोरदार फोर्स पड़ी कि उसकी आंतें लगभग बाहर ही आ गईं। वो इवेंचुअली ट्रेनिंग एरिया के स्टैंड से जा टकराया। फॉर्चुनेटली उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। सिबिल ने खड़े होने की पूरी कोशिश की और यंग मास्टर थियो की स्वॉर्ड मास्टरी की प्रेस की। उसने तुरंत ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी हार मान ली। थियो अपनी विक्ट्री में ग्रेसफुल बना रहा और उस यंग मैन को सल्यूट करते हुए कहा कि ये एक अच्छी फाइट थी। सल्यूट में अपनी स्वॉर्ड पकड़े हुए उसने डैजलिंग ब्लेड से अपने रिफ्लेक्शन को घूरा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। शायद वो खुद पर भी ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज कर सकता है।
एक्टिवेट करने पर उसने डिस्कवर किया कि ये सच में काम करता है। उसके टैलेंट्स में ऑब्जर्वेशन, प्लेयर, रैग्नार और उसके करंट एक्सेस से परे कई और चीजें शामिल थीं। वो एक बैलेंस्ड स्टैट्स और एब्नॉर्मली हाई 190 पॉइंट्स इन मैजिक पावर के साथ एक लेवल 1 स्वॉर्ड्समैन है। अब जब उसने फाइनली स्टैट पॉइंट्स को परसीव कर लिया है, तो वे अब से नंबर्स के साथ नोटेट किए जाएंगे। टैलेंट के अंडर उसकी एबिलिटीज फुल डिस्प्ले पर थीं। करंटली लॉग्ड स्लॉट्स के बेसिस पर वो कम से कम 4 और पाने के लिए बस क्वेस्ट्स करता रह सकता है। जब चाहे अपनी खुद की स्टैट वैल्यूज चेक कर पाना भी एक ग्रेट डिस्कवरी थी। थियो ने अपने एबनॉर्मली हाई मैजिक पावर स्टैट का क्रेडिट अपनी पास्ट लाइफ के मैजिक और अपने चेस्ट में धड़कते ड्रैगन हार्ट को दिया। जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो थी उसकी लक में नेगेटिव 49 पॉइंट्स। किस्मत ही झंड है, फिर भी घमंड है। वो सोचने लगा कि क्या वो इतना एबिस्मल लक स्टैट पाने के लिए कर्स्ड था। शायद पिछली जिंदगी में उसने जितनी भी मिस फॉर्चून सही थी, वो सब इसी सड़ी हुई किस्मत का नतीजा था। उसे डेफिनेटली अपनी किस्मत को जल्द से जल्द बढ़ाने का कोई तरीका खोजना होगा। थियो अपने स्पार और अपने स्टैटस को इवैल्यूएट करने में इतना फोकस था कि उसने अरीना के चारों ओर खड़े यंग मैन की भीड़ को नोटिस ही नहीं किया। उन्होंने प्रैक्टिकली उसे घेरते हुए एक सर्कल बना लिया था और उनके इंटेंशंस अननोन थे। उसने कंसिडर किया कि उसका पिछला इंस्ट्रक्टर चाहे कितना भी वीक और ट्रैशी क्यों ना रहा हो, वो बास्टर्ड अभी भी एक मिड रैंक्ड स्वॉर्ड्समैन था। क्योंकि उसने फ्रॉड रैंडन का सिर काटा था और एक रिस्पेक्टेड कमांडर का अप्रूवल रिसीव किया था, इसलिए इन यंग स्वॉर्ड्समैन का सामने आना नेचुरल था। रैग्नार के रूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग मोटो के साथ यहाँ के लोगों से सिर्फ दो ही रिएक्शंस मिल सकते थे। या तो वे थियो से एनवियस को जाते, या फिर वो उनके अनडाइंग एडमिरेशन का सब्जेक्ट बन जाते। जहां तक अरीना में जमा हुए लोगों की बात है, एवेनिन उनका स्टांस साफ देख सकती थी। वे दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। वे ये देखकर अमेज थे कि यंग मास्टर के बारे में फैली र्यूमर सच थीं। उनकी आंखों में रिस्पेक्ट और अप्रूवल साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से हर एक खुद को सिबिल की जगह स्पार करते हुए इमेजिन कर रहा था, और हर एक ये सोच रहा था कि क्या वे थियो की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर पाएंगे। इस सोच ने यंग मास्टर के साथ ब्लेड्स क्लैश करने की उनकी डिजायर को और बढ़ा दिया। इन यंग सोर्ड्समैन में से एक इयॉर्ड नैलिन था। थियो ने भीड़ को स्कैन किया और उनके रिएक्शन से प्लीज्ड था। उसने इयॉर्ड नैलिन को सिंगल आउट किया, जिससे वो यंग मैन सरप्राइज हो गया। यंग मास्टर ने उसे आगे आकर स्पार करने के लिए बुलाया। इयॉर्ड नैलिन ने स्टॉलवर्टली सल्यूट किया और खुद को वाइस्कॉन्ट नैलिन के तीसरे बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी स्पेशलिटी डबल एसेंशन सोर्ड्समैनशिप थी। थियो ने सल्यूट रिटर्न किया और कैजुअली एक अच्छी फाइट विश की। फॉर्मेलिटी में और सांसें बर्बाद किए बिना दोनों फाइटर्स ने अपनी पोजीशंस लीं और लड़ना शुरू कर दिया। उनकी ब्लेड्स के हर क्लैश के साथ थियो की बेसिक सोर्ड्समैनशिप प्रोफिशिएंसी स्टेडीली बढ़ रही थी। इयॉर्ड कोई पुशओवर नहीं था। वो इतना फास्ट और क्लेवर था कि उसने एक ऐसा स्नीक स्लैश किया जिसका सीमिंगली कोई इमीडिएट काउंटर नहीं था। उस पल थियो को लगा जैसे दुनिया स्लो डाउन हो गई है। उसने अपनी सोर्ड पर अपनी ग्रिप शिफ्ट की और एक परफेक्टली एंगल्ड ब्लॉक के साथ अटैक का सामना किया। ये इतना जोरदार था कि ब्लेड इयॉर्ड के हाथ से उड़कर दूर जा गिरी। इस क्रूशल ब्लॉक ने थियो की चेंजिंग हार्ट सोर्ड्समैनशिप में प्रोफिशिएंसी बढ़ा दी। इयॉर्ड के हाथ से उसकी सोर्ड छिन चुकी थी। ये यंग मास्टर के हाथों एक क्लियर और अटर डिफीट थी। उस यंग मैन ने अपनी हार मान ली और थियो को अपना इटर्नल अप्रूवल दे दिया। थियो के सरप्राइज के लिए इयॉर्ड का अप्रूवल गेन करने से उसकी लक भी बढ़ गई। शायद लक उसकी रेपुटेशन से टाइड है। अगर ऐसा था तो उसे अपनी एबिस्मल लक को रेमेडी करने का तरीका मिल गया था। वो तब तक लड़ता रह सकता है जब तक कि वो लिटरली अपनी किस्मत न बदल दे। चॉपिंग ब्लॉक पर अगला नंबर बर्नार्ड रोमेरो का था। वो एक इजी डब थी। एक और अप्रूवल गेन करने के साथ उसका लक एक और पॉइंट बढ़ गया। फिर एरिक मोरैन आया। उसने एक डिसेंट स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक स्ट्रगल ही था। अगला अप्रूवल मैनफ्रेड नॉनबर्ट का था। अपने स्पारिंग ऑनस्लॉट को रोके बिना उसने मैनुअल नुआर के साथ फर्श पहुंच दिया। वो थगिश जैसा दिखने वाला वीरो पेरैंक तो एक पूरा मिनट भी नहीं टिक पाया। कुछ देर बाद थियो बैटल में पूरी तरह इमर्स्ड था, क्योंकि उसने डैनियल रेमन के साथ अपनी विनिंग स्ट्रीक जारी रखी। जब तक वो ज्यादातर यंग सोर्ड्समैन के साथ निपट चुका था, उसे और लड़ने की खुजली हो रही थी। उसने अगले चैलेंजर को बुलाया, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। उसने इतनी लड़ाई की थी कि वो लगभग एग्जॉशन की कगार पर था। लेकिन इम्बसिल टाइटल से एस्केप करने की अपनी क्वेस्ट प्रोग्रेस को चेक करने पर यह सिर्फ 1% ही आगे बढ़ी थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग पहले ही उसे अप्रूव कर चुके हैं।
उसे शायद स्ट्रॉन्गर फोर्स की तलाश करनी होगी या उन लोगों के सामने अपनी स्किल्स शो ऑफ करनी होगी जो अभी भी उसे नीचा समझते हैं। जो भी हो, उसे कुछ अलग करने की जरूरत पड़ने वाली है। अचानक एक आदमी ने भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाया और थियो से कहा कि वो एग्जॉस्टेड लग रहा है। थियो ने आर्ग्यू किया कि जब जरूरत पड़ेगी तब वो रेस्ट कर लेगा, लेकिन अभी वो और लड़ सकता है। चूंकि उसने क्लेम किया कि वो अभी भी लड़ने के शेप में है, उस आर्मर्ड आदमी ने, जिसे सिल्वर लायन के नाम से जाना जाता था, रिमिंगटन नार्सियो ने फॉर्मली एक स्पारिंग मैच के लिए पूछा। थियो और यंग सोर्ड्समैन की भीड़ को उम्मीद नहीं थी कि इतना एस्टीम्ड व्यक्ति यहां आ जाएगा। आखिरकार रिमिंगटन फोर हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ में से एक है। फोर हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ में हॉल्कस लैंका, रे रैग्नार, रिमिंगटन नार्सियो और फाइनली कार्मेलिया पैलेस का अपना एक्सियन रैग्नार शामिल थे। वे रैग्नार क्लैन के तहत अवेकनिंग सेरेमनी जेनरेशन के 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों का टाइटल होल्ड करते हैं। रेमिंगटन नर्सियो ने क्लेम किया कि वो अवेकनिंग सेरेमनी से पहले यंग लॉर्ड की सोर्ड्समैनशिप ऑब्जर्व करने के लिए जल्दी आ गया था। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सल्यूट करते हुए रेमिंगटन ने उसकी रिक्वेस्ट को ऑनर करने के लिए थियो को थैंक यू कहा। सिल्वर लायन एक टैलेंटेड सोर्ड जीनियस है, जिसके कीन सेंसेस और आउटस्टैंडिंग वर्क एथिक है। अभी वो बस थियो के रूप में एक अनएक्सपेक्टेड राइवल के अपीयरेंस पर सरप्राइज्ड है। थियो रैग्नार ने पूरे प्राइड के साथ सल्यूट रिटर्न किया। इस बार उसने खुद को नॉर्थ के ग्रेट गार्डियन काइल रैग्नार के 31वें बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सोर्ड जीनियस रिमिंगटन से मिलेगा। स्पार करना तो दूर की बात है। उसने अपनी पास्ट लाइफ में इस आदमी की रिस्पेक्ट की थी। जब उसने कहा कि वो नार्सियो के मशहूर यंग डेप्यूटी क्लैन हेड के खिलाफ सोर्ड्स क्रॉस करने के काबिल होने पर ऑनर्ड फील कर रहा है, तो उसका सच में यही मतलब था। नॉन स्टॉप लड़ने की इंटॉक्सिकेटिंग वाइब में डूबा हुआ थियो बस रिमिंगटन को अपनी स्किल्स दिखाना चाहता था। वे दोनों ही एक ग्रेट फाइट के लिए लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं। थियो ने देखा कि सिल्वर लायन का ऑरा एक टेरिफाइंग डिग्री तक एक्सप्लोड हो रहा था, और वो सोचने लगा कि क्या उसका करंट सेल्फ सच में रेमिंगटन को हरा सकता है। दोनों फाइटर्स आगे बढ़े, उनकी ब्लेड्स टकराईं और चिंगारियां उड़ी। फोर हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ में से एक कितना स्ट्रांग हो सकता है। उनके हर क्लैश ने स्टेज को जोरों से हिला दिया। थियो ने अपनी नजरें प्राइस पर टिकाए रखीं, जबकि अरीना में हर तरफ स्टील के टुकड़े उड़ रहे थे। रिमिंगटन ने भी मुस्कुराते हुए ऐसा ही किया। काफी वियर एंड टीयर सहने के बाद फाइटर्स में से एक की सोर्ड सफाई से कट गई थी। एवलिन ने करीब से देखते हुए अपनी नजरें नहीं हटाईं। थियो के हाथों हारने वाले यंग सोर्ड्समैन अवाक, स्पीचलेस थे। उस मौत जैसे सन्नाटे वाले अरीना में टूटी हुई ब्लेड के जमीन पर गिरने की खनकती आवाज गूंज उठी। खेल खल्लास। ये थियो की सोर्ड थी। शेयर स्ट्रेंथ के एक ही क्लैश में रेमिंगटन ने उसकी ब्लेड को सफाई से काट दिया था और अपना अटैक थियो का सिर धड़ से अलग करने से कुछ इंच पहले ही रोक लिया था। बाल बाल बचे। जिसने भी ये देखा, उसके लिए रिजल्ट क्लियर था। यंग मास्टर थियो हार गए। सिबिल ये मानने से इनकार कर रहा था कि उसका आइडल इतनी जल्दी हार जाएगा, लेकिन ये ऑब्वियस रिजल्ट था। उन्होंने इस फैक्ट को मान लिया कि चाहे थियो जितना भी ग्रो कर चुका हो, उसके लिए फोर हाउंड्स में से किसी एक को हराना अभी भी इम्पॉसिबल था। वे किसी वजह से ही करंट जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। सिबिल ने आर्ग्यू किया कि थियो ने जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई वो एडमायर करने के लिए काफी थी। हर बाईस्टैंडर के सरप्राइज के लिए व्हाइट लायन ने अचानक डिक्लेयर किया कि इस ड्यूअल में उसकी हार हुई है। उसने रिस्पेक्टफुली थियो को सल्यूट किया। उसका फॉर्म इम्पेकेबल था जब उसने हम्बली यंग लॉर्ड को ड्यूअल के लिए थैंक यू कहा। रेमिंगटन ने असर्ट किया कि जब उन्होंने शुरू किया था तब तक थियो की सोर्ड पहले ही वॉन आउट हो चुकी थी। मल्टीपल फाइट्स के बाद होने वाली फटीग का तो जिक्र ही नहीं करता। थियो ने इंसिस्ट किया कि बैटलफील्ड पर कोई भी ऐसे कंसिडरेशंस नहीं देता, इसलिए जिस पल उसने अपनी ब्लेड खोई, उसने अपनी हार मान ली थी। रेमिंगटन ने एक अंडरस्टैंडिंग स्माइल के साथ जवाब दिया। व्हाइट लायन और इम्बिसिन ने हाथ मिलाया। इस अजीब जोड़ी के बीच एक दूसरे के लिए एक प्रोफाउंड रिस्पेक्ट पैदा हो गई। रेमिंगटन ने जेन्युइनली होप किया कि अगली बार वे एक प्रॉपर ड्यूअल एक ज्यादा आइडियल सेटिंग में कर सकें, और थियो ने भी यही चाहा। हर कोई सरप्राइज में देख रहा था कि कैसे थियो को फोर हाउंड्स में से एक ने एक्नॉलेज किया, ये सोचते हुए कि यंग मास्टर सच में बिल्ट डिफरेंट था। रेमिंगटन के साथ हुए इस ड्यूअल ने उसकी क्वेस्ट प्रोग्रेस को 35% तक बढ़ा दिया।
सब कुछ कंसिडर करते हुए ये एक मैसिव जंप था। एवलिन ने साइड लाइन से राहत की सांस ली। ये इससे ज्यादा परफेक्टली खत्म नहीं हो सकता था। रेमिंगटन के पावर डिस्प्ले की बदौलत थियो को फाइनली अंदाजा हो गया था कि हाउंड्स कितने स्ट्रांग थे। क्वेस्ट्स के जरिए टैलेंट्स और सीक्रेट मैनुअल्स obtain करके थियो पास्ट के मुकाबले इनकम्पैरेबली स्ट्रॉन्गर हो गया था। लेकिन जिस पल उसने व्हाइट लायन के साथ ब्लेड्स क्रॉस की, उसे ट्रू पावर का एहसास हुआ। उसे याद दिलाया गया कि वो अभी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ग्रेटली लैकिंग यानी कमजोर है। ये शर्म की बात थी कि उसकी करंट कंडीशन की वजह से ड्यूएल बीच में ही फिजल आउट हो गया। लेकिन फिर भी उसने इस ब्रीफ एक्सचेंज से बहुत कुछ हासिल किया। उसका लक 10 पॉइंट्स बढ़ गया और उसकी रेप्यूटेशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई। जहां तक क्वेस्ट की बात है, वो अभी भी इसे एक बार में खत्म करने से बहुत दूर है। इसलिए उसे एक्टिवली दूसरे मेथड्स खोजने होंगे। उसे अप्रूवल गेन करने के लिए एक स्टेज सेट करने की जरूरत है। तभी रेमिंगटन ने कन्फेस किया कि वो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल ड्यूअल के लिए नहीं आया था। वो एक्चुअली उसे थियो को एक इंपॉर्टेंट लेटर देना चाहता था। ये स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी के लिए एक फॉर्मल इनविटेशन था। स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी का नाम सुनते ही सारे यंग सोर्ड्समैन का खून खौल उठा। ये एक हाई सोसाइटी ग्रुप है जिसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत एग्जॉस्टिव है। फर्दरमोर, खुद रेमिंगटन यंग मास्टर को इनवाइट कर रहा था। किसी भी राइजिंग स्टार के लिए स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी में इनवाइट किया जाना एक सम्मान यानी ऑनर की बात है। थियो ने मॉडेस्टली पूछा कि क्या सच में उसका क्लब में एडमिट होना ठीक रहेगा। व्हाइट लाइन ने जल्दी से उसे अश्योर किया कि वो क्वालिफाइड से कहीं ज्यादा है। बिसाइड्स, उसने इंसिस्ट किया कि ये ग्रुप पहली जगह में इतना सीरियस नहीं है। ज्यादातर प्रोमिनेंट मेंबर्स इसे बस अपकमिंग अवेकनिंग सेरेमनी का इंतजार कर रहे पियर्स के लिए एक सोशल ग्रुप के रूप में देखते हैं। थियो ये डिसर्न नहीं कर पा रहा था कि क्या इस इनवाइट के पीछे रेमिंगटन के कोई अल्टीरियर मोटिव्स थे, लेकिन वो जानता है कि स्केल ड्रैगन सोसाइटी करंटली उसके सौतेले भाई एक्सियन के इर्द गिर्द घूमती है। ये ऐसे सांपों की महफिल है जो उसे नफरत और मजाक की नज़र से देखते हैं। आस्तीन के सांप। यही बात इसे थियो के लिए अपनी क्वेस्ट में प्रोग्रेस करने का परफेक्ट एनवायरनमेंट भी बनाती है। इन एडिशन, ये उसे एक्सियन और कार्मेलिया पैलेस पर कुछ रिकॉन करने का भी मौका देगा। मना करने का कोई रीजन ना देखकर थियो ने इनविटेशन लेटर ले लिया और रेमिंगटन को आउट ऑफ द वे जाकर ये करने के लिए फॉर्मली थैंक यू कहा। उसने वादा किया कि वो पार्टिसिपेट करेगा और अपने दुश्मनों की मांद में घुसेगा। शेर की गुफा में रेमिंगटन ने खुशी से हाथ मिलाया। एक और राइजिंग स्टार को शामिल करके वो ग्लैड था। उसने थियो से ये भी कहा कि अगर उसे कुछ भी पूछना हो तो वो कभी हेजिटेट ना करे। मीटिंग 2 हफ्ते में होने वाली है, इसलिए उसके पास बस इतना ही टाइम है प्रिपेयर करने और प्लान सेटअप करने के लिए। एवलिन ने अपनी सिगरेट का कश लिया, अपने नए डिसाइपल के लिए सीमिंगली वरिड दिखते हुए। कुछ ही पलों बाद थियो को हाई सोसाइटी गैदरिंग में इनवाइट किए जाने की खबर रोज पैलेस तक पहुंच गई। थियो की मां सिसीलिया अपने चेहरे पर एक एक्साइटेड स्माइल के साथ उसके कमरे में घुस आईं। वो खुद पर्सनली ये खबर देने वाला था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं लग रही थी। सिसीलिया ने पहले ही पैलेस की ग्रूमिंग टीम को उसके कमरे में इकट्ठा कर लिया था। चूंकि उसे पहली बार किसी इतने सिग्निफिकेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था, उसकी मां का एक्साइटेड होना नेचुरल था। ये एक ऐसा क्लब था जिसमें उस चालाक अमिल का बेटा एक्सियन और रेमिंगटन जैसे ब्रिलियंट टैलेंट शामिल थे। इन यंगस्टर्स पर तो खुद काउंसिल की भी नजर थी। सेसिलिया जानती थी कि थियो के कपड़े पहनने के तरीके से लेकर उसके बर्ताव यानी कंपोजर तक हर चीज अंडर क्लोज स्क्रूटनी होगी। उसने एक टेप मेजर निकाला और थियो के साइजेस लेने लगी। सेसिलिया जानती है कि जब एटिकेट की बात आती है तो उसका लड़का कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन अटायर और डिमीनर बिल्कुल अलग मामले हैं। फॉर्चुनेटली, ये हाई सोसाइटी का एक ऐसा फैसेट था जिसमें सेसिलिया पर्सनली उसकी मदद कर सकती थी। आखिरकार वो पहले एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रह चुकी थी। वो बस इस सब में इन्वॉल्व होकर अपने प्यारी बेटे के काम आने पर खुश थी। थियो जानता है कि उसकी मां ने हमेशा एक कॉमनर कॉन्क्यूबाइन होने और एक इललेजिटिमेट चाइल्ड को जन्म देने का बोझ उठाया है। सेसिलिया अपने बेटे को ऐसा शेमफुल लेबल देने के गिल्ट में जीती थी, भले ही इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उस ठंडे रैग्नोर क्लैन में जहां स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, वो सिर्फ इमेजिन कर सकता था कि पिछली जिंदगी में उसके जैसे कमजोर बच्चे को पालना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सेसिलिया भले ही एक्साइटेड और जॉयफुल एक्टिंग कर रही हो, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक माँ थी जो अपने बेटे की वेलबींग को लेकर कंसर्न्ड थी।
और कुछ नहीं। उसने थियो को कसकर गले लगाया और उसे अश्योर किया कि उसकी माँ हमेशा उस पर बिलीव करेगी और वो कुछ भी कर सकता है। उसकी माँ के गले लगने की गर्माहट ने थियो के दिल की ठंडक को पिघला दिया। उसने भी अपनी माँ को प्यार से गले लगाया। इस बार वो अपनी माँ की चिंता खत्म करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करने के लिए डिटर्मिन्ड है। जहां वो अपने बेटे के स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी ज्वाइन करने के ख्याल से एक्साइटेड थी, वहीं थियो बस उस पूरे सांपों के बिल को पल्वराइजिंग के बारे में सोच रहा था। 2 हफ्ते बाद सोसाइटी बैंक्वेट की रात आ ही गई। रेमिंगटन खुद रोज पैलेस आकर थियो को एक लैविश कैरेज में पिक करने आया। जैसे ही उसने उस यंग मैन को देखा, उसे लगा कि वो किसी और इंसान को देख रहा है। थियो ने अपने ट्रेनिंग क्लोथ्स उतार फेंके थे और अपनी माँ और पैलेस स्टाफ की बदौलत एक एक्सक्विजिट ड्रिप में था। एक वॉरियर के बजाय वो किसी अरिस्टोक्रेट यानी रईस नवाब की तरह लग रहा था। रेमिंगटन ने उसके नए लुक पर कमेंट किया और थियो ने इसे मजाक समझा। लेकिन व्हाइट लायन मजाक नहीं कर रहा था, वो जेन्युइनली यंग मास्टर के इस ट्रांसफॉर्मेशन से इम्प्रेस्ड था। थियो को भी मानना पड़ा कि उसकी बॉडी में एक मैसिव ओवरहॉल हुआ था। वो लंबा हो गया था, उसके मसल्स परफेक्टली डेवलप हो गए थे। और ये सब सिर्फ 2 हफ्ते की डिलिजेंट ट्रेनिंग का रिजल्ट था। उन 2 हफ्तों के दौरान रिमिंगटन सरप्राइजिंगली हर रोज उसके साथ ट्रेन करने के लिए आता था और वे अब काफी क्लोज हो गए हैं। उसने सिबिल और बाकी लोगों के साथ भी एक डिसेंट फॉलोइंग गेन कर ली थी। एवेलिन को तो थियो फैनेटिक्स की एक पूरी बटालियन को सिखाने का काम सौंपा गया था, जबकि वो सिर्फ एक शॉर्ट इंटरिम यानी थोड़े समय के लिए ही यंग मास्टर को सिखाने को राजी हुई थी। सच कहें तो ये ट्रेनिंग के बहुत ही लाइवली 2 हफ्ते थे। यहाँ तक कि अभी भी वो इतने सारे ओवर ईगर लोगों से इंटरैक्ट करने की थकान से रिकवर कर रहा था। आज वो अपने पहले फॉर्मल बैंक्वेट में जा रहा था। रेमिंगटन ने उसे एश्योर किया कि नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाइट लायन ने उसे एक वार्निंग जरूर दी। उसने एक्सप्लेन किया कि उसका दोस्त एक्सियन कभी-कभी बहुत मिस्चिवस हो सकता है। एक्चुअली एक्सियन ने ही थियो को इनविटेशन दिया था, ये कहते हुए कि वो नए राइजिंग स्टार से मिलना चाहता है। मोरओवर, ये पूरा बैंक्वेट सिर्फ थियो के लिए ही प्रिपेयर किया गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद डेफिनेटली चीजें बदल जाती हैं, लेकिन खराब तरीके से नहीं। ये एक्चुअली थियो के लिए बेहतर था। वो पहले से ही लेफ्ट एंड राइट हर तरफ से बुरी तरह इंसल्ट होने का इंतजार कर रहा था। बैंक्वेट हॉल में डार्क टाइगर एक्सियन रैग्नार पहले ही एक्सपेंसिव बूज पीना शुरू कर चुका था। वो रैग्नार के इम्बेसिल को अपना नया खिलौना बनाने के लिए काफी एक्साइटेड था। कैरेज एक लैविश पैलेस के सामने रुकी, जो बैंक्वेट वेन्यू पर उनके अराइवल का सिग्नल था। रेमिंगटन और थियो कैरेज से बाहर निकले। यंग लॉर्ड ने तुरंत पूरी जगह को स्कैन किया। वो चमीलिया पैलेस में एंटर करने वाला है, उन स्कम का होम जिन्होंने रैंडन को उसकी ग्रोथ में इंटरफेयर करने के लिए इंस्टिगेट किया था। पिछली जिंदगी में उन्होंने उसे, उसकी माँ को और पूरे रोज पैलेस को बिना किसी रहम के निगल लिया था। बदले के उसके ख्यालों को रेमिंगटन के अंदर चलने के इनविटेशन ने बीच में ही रोक दिया। लाइवली रेमिंगटन को खबर मिली थी कि एक्सियन खुद आकर उन्हें ग्रीट करेगा और वो अब तक एंट्रेंस पर इंतजार कर रहा होगा। ये ऑब्वियस था कि उस बास्टर्ड एक्सियन ने उसे इनवाइट ही क्यों किया था। वो बेवकूफ सोच रहा था कि चूंकि रैग्नार का इम्बेसिल अब उड़ने लगा है, तो थियो के इस मोमेंटम को रोकना उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन यंग मास्टर भी बिना किसी प्लान के इस सांपों के बिल में नहीं आया था। वो एक्सियन को अच्छे से समझा देगा कि वो किससे उलझने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वे पैलेस के करीब पहुंचे, थियो अपने कदमों पर अचानक रुक गया, क्योंकि उसकी नज़र के कोने में कुछ चमका। चमीलिया पैलेस के हायर फ्लोर पर एक सिस्टम क्वेस्ट की अजीब सी नीली रोशनी उसे पुकार रही थी। वो महल के अंदर एक पॉसिबल क्वेस्ट से पल भर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए उसने अपनी पोजीशन पर तेजी से नीचे आती हुई किसी चीज को नोटिस नहीं किया। रेमिंगटन ने उसे उस अननोन मटेरियल से बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो करीब पहुंच पाता, वो सफेद धुएं से फट गया। रेमिंगटन घबरा गया और उसने जल्दी से थियो को पुकारा। थैंकफुली वो ठीक था। ये बस उस पर निशाना साधकर ऊपर से फेंका गया सफेद आटे का एक बोरा था। रेमिंगटन इस चाइल्डिश प्रैंक पर बुरी तरह भड़क गया। थियो ने माना कि अगर ये उसकी पिछली जिंदगी होती तो वो डॉज नहीं कर पाता, और जो आउटफिट उसकी माँ ने इतनी मेहनत से बनाया था वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता। उसे लगा कि रेमिंगटन भी इस स्टंट में शामिल था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। व्हाइट लायन इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पर बस कंफ्यूज्ड और गुस्से में था। उसे आते से वेलकम करना ही उन डम एसेस की सबसे अच्छी सोच हो सकती थी। इतनी इम्मेच्योर चीज सोचने वाले बेवकूफ पक्का खिड़कियों से झांक रहे वो स्मग नोबल्स ही होंगे।
एक जानी पहचानी आवाज ने नोबल्स को रास्ते से हटाया और असर्ट किया कि ये तो बस दोस्तों के बीच की एक छोटी सी ग्रीटिंग थी, एक बेसिक कर्टसी। लेकिन रेमिंगटन ये सब सुनने के मूड में नहीं था। वो सच में गुस्से में था। एक्सियन ने फाइनली अपना स्मग फेस दिखाया और इंसिस्ट किया कि वो बस अपने भाई थियो को एक फन ग्रीटिंग दे रहा था। हमारे लड़के ने तुरंत उस डार्क टाइगर को असेस करने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का इस्तेमाल किया। उसके टैलेंट्स में मैडनेस, साइकोपैथी और ओवरवेलमिंग स्वॉर्ड्समैनशिप पोटेंशियल शामिल थे। वो फिलहाल खेलने के लिए एक नया खिलौना पाकर काफी एक्सपेक्टेंट था। थियो मुस्कुराया और बोला थैंक्स, जिससे उसका साइकोपैथिक भाई कंफ्यूज हो गया। उसने बात जारी रखते हुए कहा कि एक्सियन ने उसका इतने अच्छे से वेलकम किया है, इसके लिए वो नेचुरली ग्रेटफुल है और आज की पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक्सियन का कंफ्यूजन जल्दी ही खुशी यानी इलेशन में बदल गया। पिछली बार जब वे मिले थे, तब से लेकर अब तक उसका ये भाई सच में काफी मजेदार हो गया था। फाइनली रेमिंगटन और थियो बैंक्वेट हॉल में एंटर हुए, जहां प्रॉमिसिंग नोबल सोसाइटी का हर मेंबर मौजूद था। ये एक एक्सट्रीमली प्राइवेट इवेंट था, इसलिए अपने साथी टैलेंटेड पीयर्स के साथ वाइन पीने, डाइन करने और बातचीत कन्वर्स करने के लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही इनवाइट किया गया था। हर किसी का फोकस आज के स्पेशल इनवाइटी का था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक्सियन ने एक बम को क्यों इनवाइट किया। भले ही थियो भी रैग्नार ब्लड की डायरेक्ट लाइन से है, फिर भी वो इम्बिसाइल के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी में ऐसे ट्रैश का होना ज्यादातर लोगों के लिए एक अनप्लेजेंट सरप्राइज था। हालांकि उन्हें ये मानना पड़ा कि उसका ड्रिप एकदम कोल्ड था। ज्यादातर नोबल्स इस बात से वाकिफ थे कि एक्सियन बस अपने नए खिलौने के साथ खेल रहा है। ये देखकर कि वे ट्रैशी नोबल्स अपनी आवाज नीची करने की जहमत तक नहीं उठा रहे थे, रेमिंगटन ने थियो से माफी मांगी, ये इंसिस्ट करते हुए कि ये गैदरिंग्स आम तौर पर इतनी स्कैंडलस नहीं होती हैं। थियो बस उन्हें अपने बारे में जितना चाहे उतना ट्रैश टॉक करने दे रहा था। इनफैक्ट जितने ज्यादा लोग उसकी बुराई बैड माउथ करेंगे, उतना ही अच्छा है। इससे बाद में उन्हें कुचलने का मजा और भी मीठा हो जाएगा। साथ ही उसने नोटिस किया कि ब्लू क्वेस्ट लाइट की लोकेशन पास ही थी। उसे पक्का यकीन था कि ये सिग्निफिकेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक उसके पास इसे अप्रोच करने का कोई नेचुरल तरीका नहीं था। पार्टी का होस्ट एक्सियन सीढ़ियों से नीचे आया और अपने भाई से पूछने लगा कि क्या वो पार्टी एंजॉय कर रहा है। थियो ने खुद को शांत रहने के लिए फोर्स किया और बस अपने मैप्ड किए हुए प्लान के साथ आगे बढ़ा। उसने मुस्कुराकर एक्सियन को इनवाइट करने के लिए थैंक यू कहा। एक्सियन ने सार्कास्टिकली कुछ मिनट पहले हुए उस फ्लावर इंसिडेंट के लिए माफी मांगी, प्लेफुली ये मानते हुए कि वो थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया था। उसने पलक झपकते ही अपने और थियो के बीच की दूरी खत्म कर दी और अपने भाई के कंधों को कसकर पकड़ते हुए थियो पर दबाव डाला कि वो सबके सामने उसकी माफी एक्सेप्ट करे। रेमिंगटन बीच बचाव करना चाहता था, लेकिन थियो ने बीच में टोकते हुए कहा कि एक्सियन को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसने एक्सियन के ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इंसिस्ट किया कि वो प्रैंक तो बस भाइयों के बीच की एक ग्रीटिंग थी। वो साइको पूरी तरह से स्पीचलेस रह गया। थियो को डराना इतना आसान नहीं था। वो बहुत ज्यादा काम और कंपोज्ड था। एक्सियन हंसा और उसने थियो की पीठ थपथपाई, मानो वो कोई प्राउड भाई हो। उसे नहीं पता था कि इस लड़के में इतनी हिम्मत है। बचपन में वो जैसा हुआ करता था, उससे वो अब बहुत बदल चुका था। एक्सियन एक्चुअली अब उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। नोबल्स ने थियो को मुस्कुराते हुए और अपने भाई की सनक में हाँ मिलाते हुए देखा और उसे एक्सियन का पूछ यानी कुत्ता या प्यादा कहने लगे। उन्होंने ट्रोविन के नोबल ब्लड के कंपैरिजन में थियो की इललेजिटिमेट लीनिएज यानी नाजायज वंशावली पर भी कमेंट किया। भले ही ये सच था कि वे सौतेले भाई थे, लेकिन नोबल्स का मानना था कि थियो और एक्सियन एक एंटायरली डिफरेंट लेवल पर हैं, भले ही वे दोनों रैग्नार हों। ट्रोविन क्लैन ईस्ट का स्वॉर्ड्समैनशिप पावर हाउस है, जबकि थियो की माँ बस कहीं से भी आई एक रैंडम औरत है। थियो मुस्कुराता रहा और नोबल्स द्वारा उस पर फेंके जा रहे उन ब्लेटेंट इंसल्ट्स को सुनता रहा और उन्हें अपने अंदर की आग को भड़काने का ईंधन बनने दिया। एक बात जो नोबल्स को कंफ्यूज कर रही थी वो थी उस इम्बिसिल के साथ रेमिंगटन की क्लोजनेस। उन्होंने रेमिंगटन पर भी इंसल्ट्स कसना शुरू कर दिया, उसे नार्सियो फैमिली का इललेजिटिमेट सन, नाजायज बेटा कहने लगे। जब से वे बैंक्वेट में पहुंचे थे, व्हाइट लायन एज पर था, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। इन नोबल्स को एक फॉरबिडन टॉपिक छेड़ते हुए सुनकर वो लगभग उसी जगह पर भड़कने, स्नैप ही वाला था। थियो ने अंदाजा लगाया कि बस कुछ ही सेकंड्स में रेमिंगटन उसका सारा स्पॉटलाइट चुरा लेगा। वो थोड़ी देर और उन इंसल्ट्स को ऑब्जर्व करने और सुनने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इससे पहले कि एक्सियन उसे ऊपर ले जाता, वो रुक गया।
चूंकि वो अभी-अभी पहुंचा था, थियो ने असर्ट किया कि उसे अपने नए दोस्तों को भी ग्रीट करना चाहिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? इसलिए वो उस बैंक्वेट टेबल की तरफ चला गया जहां वे स्निकरिंग नोबल्स इकट्ठे थे। उन सब की नजरें रैग्नार के उस इम्बेसिल पर टिक गईं। थियो ने चुपचाप टेबल से वाइन की एक बोतल उठा ली। वो उस नोबल की तरफ चला जो रेमिंगटन की लिनिएज के बारे में बकवास यानी रनिंग हिज माउथ कर रहा था और उसका ग्लास भरने का इशारा किया। वो नोबल स्मगली मुस्कुराया और पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कहा। थियो ने वाइन की बोतल पर अपनी पकड़ बदली और बिना किसी रहम के उसे ब्लॉन्डी के सिर पर फोड़ दिया। खामोश। रेमिंगटन और यहां तक कि वो साइकोटिक एक्सियन भी इस सडन टर्न ऑफ इवेंट से शॉक में थे। ब्लॉन्डी ने दर्द में अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि उसके पेशाब जैसे रंग के बाल खून से सन गए थे। थियो अभी भी उस खून से सनी टूटी हुई बोतल को पकड़े उसके ऊपर खड़ा था। उस बास्टर्ड ने उठकर बैठने और सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए थियो को गालियां देने की हिम्मत की। इससे पहले कि वो अपनी उस यूजुअल एरोगेंट और नोबल वाली बकवास यानी यैपिंग शुरू कर पाता, थियो ने एक जोरदार लात मारी जिसने उस बास्टर्ड का जबड़ा तोड़ दिया। आज के बाद तेरी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। थियो का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान फाइनली शुरू हो गया था क्योंकि उसकी आंखें कोल्ड और क्रेजी हो चुकी थीं। उसने इंसिस्ट किया कि वो बस ब्लॉन्डी को एक छोटी सी ग्रीटिंग दे रहा था, लेकिन बदले में उसे एक हर्टफुल रिस्पॉन्स मिला। बाकी नोबल्स अपनी जगह पर ठिठक गए, डरे हुए और कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या रहा है। मीनवाइल थियो की क्वेस्ट प्रोग्रेस ऊपर जाने लगी थी, अब 43% तक पहुंच गई थी। रेमिंगटन ने यंग लॉर्ड के साथ 2 हफ्ते ट्रेनिंग में बिताए थे और वो जानता था कि ये लड़का कोई हॉट हेडेड थग नहीं है। उसने कंसिडर किया कि शायद थियो ये सब उसकी खातिर कर रहा है। जबकि ब्लॉन्डी महल के फर्श पर खून बहा रहा था, थियो ने असर्ट किया कि ये उसका वेलकम ग्रीटिंग का तरीका था। उसने ब्लॉन्डी के हाथ के ऊपर कदम रखा और उस नोबल के ढीले पड़ चुके शरीर को एक प्लेटफॉर्म पर टिका दिया और धीरे-धीरे प्रेशर अप्लाई करने लगा। चूंकि वो पहले ही हेलो बोल चुका था, अब गुड बाय कहने का वक्त आ गया था। ब्लॉन्डी ने डेस्परेटली चिल्लाकर उसे रुकने और जो वो करने जा रहा है उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। थियो ने उस बास्टर्ड के हाथ पर जोरदार पैर मारा और ब्लॉन्डी की हड्डियों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, जिससे पूरे बैंक्वेट हॉल में एक हॉरिफाइंग, डरावनी हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। वे नोबल्स जो बस कुछ मिनट पहले खुलकर बकवास कर रहे थे, सजा के इस रूथलेस डिस्प्ले को देखकर स्टन्ड और टंग टाइड हो गए। सांप सूंघ गया सबको। हड्डी तोड़ने के इस छोटे से एक्ट ने थियो की क्वेस्ट प्रोग्रेस को 58% तक बढ़ा दिया। ब्लॉन्डी शॉक और एगनी से बेहोश हो गया। उसकी राल महल के कारपेट्स पर गिर रही थी। जैसे ही थियो ने उस लिम्प बॉडी को कूड़े की तरह दूर फेंका, उसने भीड़ से पूछा कि क्या कोई और भी हेलो कहना चाहता है। उसके इन इंटिमिडेटिंग एक्शंस ने क्वेस्ट प्रोग्रेस को 66% तक धकेल दिया। अचानक अंधेरे में छिपे हुए नाइट्स ने अपनी एंट्री मारी और थियो को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लीं और सामने खड़े इस खतरे को न्यूट्रलाइज करने पर फोकस किया। 4 ब्लेड्स ने थियो को घेर लिया था, उसे उसी जगह पर ट्रैप कर दिया था। नाइट्स अपने यंग मास्टर को चोट पहुंचाने के पाप की बदला चाहते थे। उन्होंने असर्ट किया कि ऐसी वायल एक्शंस की सजा सिर्फ मौत हो सकती है। थियो मुस्कुराया क्योंकि उसका प्लान और भी बेहतर होता जा रहा था। उसने नाइट से पूछा कि ये आदमी कौन है जिसे मैंने अभी कचरे की तरह पीटा। उन्होंने जवाब दिया कि ब्लॉन्डी हैनवी क्लैन का तीसरा यंग मास्टर है, यंग मास्टर इयान हैनवी। थियो उनके इस कॉन्फिडेंट आंसर पर अम्यूज्ड था। हैनवी क्लैन रैग्नार को सपोर्ट करने वाले 6 स्नो क्लैन्स में से एक है। वो जानता था कि इन बिगड़े हुए नोबल्स के बॉडीगार्ड नाइट्स ये सब चुपचाप बैठकर नहीं देख पाएंगे। वे हमेशा उस इम्बिसिल को नीचा दिखाते हैं जब भी वो कुछ करने की कोशिश करता है। तो थियो ने नाइट से पूछा कि अगर उसने उनके यंग मास्टर को थोड़ा धो दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अपनी आवाज में एक डीप सेंस ऑफ प्राइड भरते हुए उसने उनसे पूछा कि क्या रैग्नार के बैनरमैन क्लैन्स में से एक के कुत्तों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वे उसकी मौत की मांग कर रहे हैं। तुम्हारी औकात क्या है? क्या वे सच में कायल रैग्नार की ब्लड लाइन को धमकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? आखिरकार वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। थियो की थ्रेट सुनकर नाइट्स को अपनी स्वॉर्ड्स पर अपनी पकड़ ढीली होती हुई महसूस हुई। अपने यंग मास्टर को बर्बाद होते हुए देखने का उनका गुस्सा रैग्नार के लिए उनके अंदर बैठे उस इन्नेट फियर, जन्मजात डर में बदल गया। इन एडिशन, ये यंग मैन जो अप्रेसिव ऑरा छोड़ रहा था, वो उनका दम घोंट रहा था। ये रैग्नार का वो इम्बिसिल नहीं था जिसे वे जानते थे और जिसका वे रूटीनली मजाक उड़ाते थे। अब जबकि वे इस बारे में सोच रहे थे, तो थियो के पास भी रैग्नार के डायरेक्ट ब्लड के रूप में थ्रोन के उत्तराधिकार का अधिकार है। ऑन टॉप ऑफ दैट, रैग्नार नॉर्थ का लॉर्ड है, वो ओवरसियर जो 6 स्नो क्लैन्स पर राज करता है।
ड्रैगन के खून को मौत की सजा सुनाना कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी सेन इंसान करेगा। ये एक ऐसा पाप है जिसके लिए एक एंटायर इनसिग्निफिकेंट स्नो क्लैन को तबाह कर देना भी अनरीजनेबल नहीं माना जाएगा। इतने लंबे समय से एक यूजलेस डिसेंडेंट होने के नाते वो प्रोटेक्शन और प्रेस्टीज थियो पर एप्लीकेबल नहीं रही थी जिसे ज्यादातर लोग भूल चुके थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। चारों नाइट्स जानते थे कि उन्होंने एक कलॉसल ब्लंडर किया है और उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। लेकिन थियो ने पहले ही पास ही घात लगाए एक मिस्टीरियस प्रेजेंस को किल ऑर्डर जारी कर दिया था। एक ब्लेड की तेज चमक ने अपनी स्पीड से सबको अंधा कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, द नेक्स्ट थिंग यू नो, 4 कटे हुए सिर पहले ही हवा में उड़ रहे थे। नाइट्स का खून महल के फर्श को लाल कर रहा था। थियो उस तूफान की आग की तरह शांत था, जबकि उसके दुश्मनों का खून उसके चारों ओर भंवर की तरह घूम रहा था। जिस मिस्टीरियस प्रेजेंस को उसने नाइट्स का कत्ल करने का ऑर्डर दिया था, वो पूरे ग्रेस के साथ कारपेट पर उतरी। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मास्टर खुद एवलिन नेविल थीं। जब मास्टर ऐसी हो तो चेला कैसा होगा। हर तरफ और ज्यादा खून बिखरने के साथ उन एरोगेंट नोबल्स ने फाइनली अपने सिर पर मंडराते हुए खतरे को महसूस कर लिया था। ये अब कोई मजाक नहीं था। रैग्नार के इम्बेसाइल टाइटल से भागने की थियो की क्वेस्ट 70% कंप्लीशन तक पहुंच चुकी थी। एक्सियन के पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं था कि कैसे उसका बैंक्वेट थियो के फोर्स और डोमिनेंस के शो में बदल गया। एवेलिन ने अपने डिसाइपल की तरफ देखा और पूछा कि उसे कब रियलाइज हुआ कि वो उसका पीछा कर रही थी। खैर, ये तो ऑब्वियस ही था। उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो चमेलिया पैलेस तक उसका पीछा क्यों करती आई, लेकिन उसकी वजह से थियो बिना किसी चिंता के इन मोरॉन्स पर बाजी पलट पाएगा। चूंकि भीड़ शौक में शांत हो गई थी, वे अपैरेंटली यानी जाहिर तौर पर थियो के अगले एक्शन का इंतजार कर रहे थे। बैंक्वेट से एक रात पहले कमांडर जूलियस ने एवेलिन को एक सीक्रेट विजिट दी। वो उसे इस बात पर ताना मारने आया था कि वो कोई और डिसाइपल नहीं ले रही है, फिर भी हर दिन अपने नए स्टूडेंट को डिलिजेंटली यानी लगन से ट्रेन कर रही है। एवेलिन को शायद इस ब्रूट के उसके क्वार्टर्स में घुसपैठ करने की आदत हो गई होगी, क्योंकि वो उसके गेम्स को एंटरटेन भी नहीं करना चाहती थी। हाल ही में जूलियस की जिंदगी की इकलौती खुशी अपनी फॉर्मर कॉमरेड को परेशान करने में रही है। इसमें अपने एंजॉयमेंट के लिए उसकी महंगी वाइन स्टैश पर छापा मारना भी शामिल है। आज रात कमांडर जूलियस सच में ये सुनना चाहता था कि एवेलिन ने उस बच्चे में ऐसा क्या देखा। वो जानती थी कि उस ब्रूट के हाथ से बोतल छीनना इम्पॉसिबल था। अब एवेलिन ने जवाब दिया कि थियो सिंपली एक्सपेक्टेशंस के परे है। अपनी क्राफ्ट और टैलेंट को निखारने को लेकर उसके एटीट्यूड को देखते हुए वो सच में उसके द्वारा पढ़ाए गए बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक है। इस बात को कंसिडर करते हुए कि खुद एक्सियन भी उसके हाथों से गुजरा है, ये एक बहुत बड़ा यानी बोल्ड दावा है। एवेलिन ने अपनी बातों को घुमाया फिराया नहीं। थियो के पोटेंशियल को देखते हुए वो कॉन्फिडेंटली कह सकती थी कि वो यंग मास्टर एक्सियन से भी कहीं आगे है। उसने सिंसियरली यानी सच्चाई से इंसिस्ट किया कि वो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रही है। खैर, जूलियस ने हमेशा टैलेंट पहचानने वाली उसकी आंखों पर भरोसा किया है। आखिरकार उसके पास 2 आंखें थीं, जबकि उसके पास सिर्फ एक। जूलियस ने अंदाजा लगाया कि एक इंसान रातों रात इतना ड्रास्टिकली यानी बुरी तरह नहीं बदल सकता। इसलिए थियो के केस के लिए सबसे रीजनेबल यानी तार्किक एक्सप्लेनेशन यही थी कि उस बच्चे ने किसी वजह से इतने समय तक अपनी ताकत छिपा कर रखी थी। एडमिटेडली मानना पड़ेगा, ये विश्वास करना अजीब था कि कोई इतने लंबे समय तक ऐसा करेगा सिर्फ इसलिए कि अचानक उसे अब दिखाना शुरू कर दे। एक ट्रेनर के तौर पर एवेलिन का मानना है कि अपने कदमों में जल्दबाजी करने से इंसान का गिरना तय है। लेकिन उसने थियो में जो देखा वो अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही हो, जैसे वो डर के मारे खुद को पुश कर रहा हो। यही वजह है कि वो उसकी स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी में उसकी अटेंडेंस को लेकर वरिड है। जूलियस ने वाइन की बोतल खत्म की और असर्टन किया कि वो एक्सियन ब्रैट सच में चिंता के लायक था। वही था जिसने सजेस्ट किया था कि सेफ्टी के लिए एवेलिन को बस उस बच्चे का पीछा करना चाहिए। कमांडर जूलियस को लग रहा है कि बैंक्वेट में कुछ होगा। ये एवेलिन की चिंता से अलग हो सकता है, लेकिन कुछ तो डेफिनेटली होगा। खुद एक रैग्नार होने के नाते वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से जानता था कि जब खून के प्यासे भेड़ियों के बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वो एक हायरार्की एस्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं, जंगल का कानून। कमांडर ने टेबल पर एक यूनिफॉर्म रखी और एवेलिन से अर्ज किया कि वो थियो को एक बार फिर उसकी यूनिट ज्वाइन करने के लिए टेम्प्ट करे।
सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि जूलियस भी एवेलिन को व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में वापस चाहता था। उसने एवेलिन को गिव अप करने से इनकार किया। वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ इसलिए रिटायर हो जाए क्योंकि वो अब ड्रैगन की सवारी नहीं कर सकती। उसे वापस आना होगा और जो उसने शुरू किया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जूलियस स्वादिष्ट वाइन के लिए थैंक यू कहते हुए एवेलिन के क्वार्टर्स से बाहर निकल गया। उसने एक महंगी बोतल खो दी, लेकिन शायद उसे अपना पर्पस वापस मिल गया था। वापस प्रेजेंट में चमेलिया पैलेस के अंदर एवेलिन इवेंट्स को एक साथ जोड़ना शुरू कर रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि थियो ने डेफिनेटली उसे पीछे से फॉलो करते हुए नोटिस कर लिया होगा और इस सिचुएशन को जानबूझकर ऑन पर्पस ऑर्केस्ट्रेट किया होगा। शायद उसने पहली जगह इस सिनेरियो को एम करके ही स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी ज्वाइन की थी, पूरी प्लानिंग के साथ। उसकी वरीज की शुरुआत होने की जरूरत ही नहीं थी। वो सोच रही थी कि पैलेस के रास्ते में उसे उसकी प्रेजेंस किस पॉइंट पर नोटिस हुई। थियो ने एक्चुअली कैरेज में बैठते ही अपनी मास्टर को डिस्क्रीटली उसका पीछा करते हुए सेंस कर लिया था। अपने ड्रैगन हार्ट के साथ वो अपने सराउंडिंग्स के एनर्जी परसेप्शन को अनलीश कर सकता है, जो इफेक्टिवली एक सिक्स्थ सेंस के रूप में काम करता है। एनीवे, अब जो मैटर करता है वो ये है कि उसके रिवेंज के लिए मंच सज चुका है। थियो एवेलिन की तरफ पलटा और एक्सप्लेन किया कि बैंक्वेट हॉल में ज्यादातर नोबल्स में रैग्नार क्लैन के एक सक्सेसर कैंडिडेट को ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट दिखाया है। उसने पूछा कि ऐसे हॉरिड क्राइम की सजा क्या है। दोषी नोबल्स लगभग उसी जगह बेहोश हो गए। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि सजा क्या है। एवेलिन, जो हमेशा रूल्स की पक्की रही है, ने कहा कि क्लैन के लॉस पर डिपेंड करते हुए गिल्टी पार्टीज की इमीडिएट एग्जीक्यूशन एनफोर्सेबल है। थियो मुस्कुराया। उसने इसे सेटअप किया था। एवेलिन ने इसे परफेक्टली फिनिश ऑफ कर दिया। एक मैग्नैनिमस आदमी की तरह एक्टिंग करते हुए थियो ने असर्ट किया कि ऑफेंडर्स बस बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी अवेकनिंग सेरेमनी भी पूरी नहीं की है। पाप को माफ करने के लिए वो हर क्रिमिनल का सिर्फ एक हाथ लेकर ही सेटिस्फाइड होगा। जान बख्श दी, बस हाथ चाहिए। एवेलिन ने क्विकली एक्ट किया। वो स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी के उन ब्रैटी पैनिकिंग नोबल्स पर टारगेट की हुई एक अनस्टॉपेबल स्लाइसिंग मशीन थी। बायरन क्लैन के दूसरे बेटे ने रास्ते से हटने की कोशिश की, सिर्फ अपना दाहिना हाथ कटवाने के लिए। रेड एंड व्हाइट मर्सनरी कॉर का पहला बेटा एगनी दर्द से चीखा जैसे ही उसके ठूंठ से खून की धार फूटी। सेरीज मर्चेंट गिल्ड की चौथी बेटी का नाजुक हाथ भी नहीं बख्शा गया। क्लार्क क्लैन के तीसरे बेटे ने भागने की कोशिश की, लेकिन एवेलिन से तेज भागना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। जब हार्वर्ड क्लैन की पहली बेटी को एक हाथ वाली स्टम्पी में बदल दिया गया, तो थियो की क्वेस्ट 79% कंप्लीशन तक पहुंच चुकी थी। एक पैथेटिक नोबल रिंगता हुआ एक्सियन या उसके करीबियों के लिए एक्स की तरफ मदद की भीख मांगने के लिए गया। एक्स ने बस अपने भाई के शब्दों को दोहराया। वो बीच बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बस ग्रीटिंग का एक और रूप था। उस रेंगते हुए नोबल ने अपनी पेरिफेरी में एक ब्लेड की चमक देखी और फिर उसका हाथ सफाई से काट दिया गया। उसका खून एक्सियन के कपड़ों को लगभग रंग ही चुका था। जैसे ही पेरेंट फैमिली का पहला बेटा दर्द से तड़पते हुए मुड़ा, एक्स ने अपनी फॉर्मर ट्रेनर की तरफ देखा। एवेलिन ने बड़ी ही बेपरवाही से उसकी नजरों से नजरें मिलाईं और हामी भरी। गुरु तो गुरु ही होता है। एक्स ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो अपनी फॉर्मर ट्रेनर से इतने भयानक नज़ारे के बीच मिलेगा। एवेलिन ने अपनी ब्लेड से सल्यूट किया। एक्सियन ने खून से सने बैंक्वेट हॉल का मुआयना किया और असर्टेन किया कि एवेलिन ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया है जिन्होंने ब्लड लाइन को लेकर सीधे तौर पर कमेंट्स किए थे। थियो ने इसे कुछ इस तरह सेट किया था कि एक साथी सक्सेसर कैंडिडेट होने के नाते भी एक्सियन के पास इस कत्लेआम को रोकने की अथॉरिटी नहीं होगी। एवेलिन को थियो के ऑर्डर्स पर 14 लोगों के दाहिने हाथ काटने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगे। जहां तक उनकी स्टेटस की बात है, वे अभी भी तुरंत अपना हाथ किसी प्रीस्ट या हीलर के पास ले जाकर उन्हें वापस जुड़वा सकते हैं, लेकिन तलवारबाजों के रूप में उनकी जिंदगियां अब बिल्कुल अलग मैटर होंगी। हाथ तो जुड़ जाएंगे, पर तलवार कैसे उठाओगे? सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। एक्सियन इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि थियो ने रेमिंगटन और एवेलिन को अपनी तरफ कैसे कर लिया। रोज पैलेस का इम्बेसिल थियो रैग्नार अब किसी खौफनाक चीज में इवॉल्व हो चुका था। वो साइको और एक्सियन खुशी से झूम उठा। वो सच में इस भाई को अपने पैरों तले कुचलना चाहता था। चूंकि उसने वो सब खत्म कर लिया था जिसके लिए वो आया था, थियो ने एवेलिन और रेमिंगटन को वहां से निकलने के लिए बुलाया। बाकी बचे नोबल्स की डरी हुई नजरें थियो पर टिकी हुई थीं, जबकि वे धीरे धीरे महल से बाहर निकल रहे थे।
दोनों भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में घूरा, उन्हें एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जाने से पहले थियो ने एक्सियन का हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा कि उसके भाई के सूट में सिलवटें पड़ गईं। एक पल के बाद थियो ने हाथ छोड़ दिया और अलविदा करते हुए हाथ हिलाया, एक्सियन को बताते हुए कि इस खूनी बैंक्वेट में उसे बहुत मजा आया। रैग्नार के इम्बिसिल टाइटल से भागने की फाइनल ट्यूटोरियल क्वेस्ट अंत में पूरी हो चुकी थी। एक्सियन गुस्से से उबल रहा था। वो उसी वक्त कोई कदम उठाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये समझदारी नहीं होगी। उस साइको ने अपने ही घर के बाहर चीजों को तोड़-फोड़ कर और पूरी ताकत से थियो का नाम चिल्लाकर अपना गुस्सा निकाला। आज रात नींद नहीं आएगी। सारी ट्यूटोरियल क्वेस्ट्स खत्म होने के बाद अब कोई भी थियो को परिवार का इम्बिसिल कहने की हिम्मत नहीं करेगा। ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है, लेकिन उसका असली इंतकाम तो बस अभी शुरू ही हो रहा है। पब्लिक परसेप्शन यानी जनता की धारणा को लिटरली बदलने के लिए उसका रिवॉर्ड एक एक्सपीरियंस एलिक्सिर था। एक ऐसा टॉनिक जो अगर यूजर लेवल 30 से नीचे है तो इंस्टेंटली यानी तुरंत उसका लेवल 5 बढ़ा देता है। एक तीर से 2 निशाने। इस खून खराबे की खबर तेजी से दूसरे महलों के कानों तक पहुंच गई। कोई भी ये सुनकर शॉक में आ जाएगा कि एक्सियन की प्रेस्टीजियस स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी को लिटरली और फिगरेटिवली यानी अक्षरशः और प्रतीकात्मक रूप से अंग अंग यानी लिम्ब फ्रॉम लिम्ब फाड़ दिया गया था। जहां तक थियो की बात है, उन नोबल्स पर अपना दबदबा दिखाने के बाद वो बहुत ही सेलिब्रेटरी मूड में था। उसके सबॉर्डिनेट्स ने उसके इस फ्लैशी और गोरी हाई सोसाइटी डेब्यू का जश्न मनाने के लिए उसे एक पब में ले गए। उसके फॉलोअर्स में से हर कोई वहां मौजूद था। यहां तक कि एवलिन भी कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए वहां रुकी। वो सोच रहा था कि जिस आदमी को वे इम्बिसिल कहना पसंद करते थे, उसके हाथों इस तरह हारने के बाद स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी कैसा महसूस कर रही होगी।